कश्मीर पर कब्जे के लिए अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कब्बालियों ने हमला कर दिया था। इस हमले के बीज 2 महीने पहले हुई एक छोटी सी घटना में छिपे थे। लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस घटना का डिटेल से जिक्र किया है। 24 अगस्त 1947 को टीबी और फेफड़े के कैंसर और काम से थक चुके जिन्ना ने कश्मीर में छुट्टियां मनाने और आराम करने का मन बनाया। उन्होंने इसके लिए अपने सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को कश्मीर जाकर सितंबर के मध्य में 2 हफ्ते की छुट्टियों का इंतजाम करने को कहा। जिन्ना के लिए कश्मीर को चुनना स्वाभाविक था, क्योंकि उनके बाकी देशवासियों की तरह उन्हें भी लगता था कि 3/4 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही विलय करेगा। लेकिन 5 दिन बाद कश्मीर से लौटे अंग्रेज अफसर बर्नी के जवाब ने जिन्ना को स्तब्ध कर दिया। बर्नी ने बताया कि राजा हरि सिंह नहीं चाहते कि जिन्ना कश्मीर की मिट्टी में अपने कदम तक रखें, यहाँ तक कि पर्यटक के तौर पर भी नहीं। इस जवाब ने जिन्ना को पहली बार से साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर की स्थिति उनकी सोच के एकदम उलट है। 48 घंटे बाद जिन्ना की सरकार ने एक सीक्रेट एजेंट को कश्मीर की असली स्थिति और महाराजा हरि सिंह के असली इरादों को जानने के लिए भेजा। एजेंट जो रिपोर्ट लाया वो जिन्ना के लिए हैरान करने वाली थी। हरि सिंह का पाकिस्तान के साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। इस बात को पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना बर्दाश्त नहीं कर सके। सितंबर मध्य में जिन्ना के करीबी लियाकत अली खान ने महाराजा हरि सिंह को काबू में करने का उपाय खोजने के लिए लाहौर में अपने चुनिंदा लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। मीटिंग में मौजूद षड्यंत्रकारियों ने सीधे आक्रमण का प्रपोजल तत्काल खारिज कर दिया। पाकिस्तानी सेना ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ थी जिससे भारत के साथ लड़ाई छिड़ सकती थी। मीटिंग में 2 और संभावनाएं पेश की गई। पहला प्रपोजल रखा सैंडहर्स्ट से ग्रेजुएट कर्नल अकबर खान ने, जिसमें साजिश की बात कही गई थी। अकबर ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर की असंतुष्ट मुस्लिम आबादी के विद्रोह को भड़काने के लिए हथियार और पैसे दे। अंत में अकबर लोन ने वादा किया 40 या 50 हजार कश्मीरी श्रीनगर में उतरेंगे ताकि महाराजा को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना अपने आखिरी दिनों तक कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश करते रहे। लंग्स कैंसर की वजह से 11 सितंबर 1948 को उनकी मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने आखिरकार कबालियों को भेजकर कश्मीर पर हमला करवा दिया, लेकिन पाकिस्तानी कबालियों के कश्मीर से हमले के पहले भी बहुत कुछ ऐसा हुआ। पहले वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले अंग्रेज सिख युद्ध के बाद राजा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच 1846 में अमृतसर में संधि हुई थी। महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख नानकशाही रुपए में कश्मीर घाटी और लद्दाख वजारत, जिसमें बाल्टिस्तान, कारगिल और लेह समेत शामिल थे, को खरीदते हुए उसे जम्मू में मिला लिया था, जिस पर पहले ही उनका शासन था। इसके साथ ही गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा बने और उन्होंने डोगरा राजवंश की नींव डाली। 1846 से 1947 तक डोगरा वंश ने ही जम्मू कश्मीर रियासत पर शासन किया। रियासत ऐसे स्टेट थे जहां अंग्रेजों के अधीन राजा का शासन होता था। ब्रिटिश शासन के तहत सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर की थी। भारत की आज़ादी करीब आने के साथ ही मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी यानी भारत का 2 देशों के रूप में बंटवारा लगभग तय हो गया था। आखिरकार हुआ भी वही। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मुताबिक भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश के रूप में आज़ाद हुए।
उस वक्त देश में 570 से ज़्यादा रियासतें थीं। इस एक्ट के मुताबिक इन रियासतों के शासकों को ये फैसला करना था कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 यानी देश की आज़ादी के वक्त तक 560 रियासतों ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने इन दोनों में से किसी के साथ भी जाने का फैसला नहीं किया। तब जम्मू कश्मीर के राजा डोगरा वंश के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह थे। हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उस वक्त कश्मीर की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी। हरि सिंह भारत और पाकिस्तान के साथ विलय के बजाय आज़ाद रहने के पक्ष में थे। विलियम नॉर्मन बाउच ने अपनी किताब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में 15 अगस्त के बाद महाराजा हरि सिंह की अनिश्चितता की स्थिति को लेकर लिखा है, उन्हें भारत का हिस्सा बनना पसंद नहीं था, जहां लोकतंत्र लाया जा रहा था, या पाकिस्तान जो मुस्लिम देश था, उन्होंने आज़ाद होने के बारे में सोचा था। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रपोजल भेजा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विलय पत्र नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जारी स्थिति को बरकरार रखना, यानी कश्मीर की स्थिति जैसी है वैसे ही रहने देना। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर को जवाब भेजा, लेकिन भारत ने इसे नामंजूर करते हुए राजा के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन प्रतिनिधि कोई नहीं गया। इस बीच पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी खुर्शीद हसन को महाराजा हरि सिंह को कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के लिए मनाने के लिए श्रीनगर भेजा, लेकिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के सिर्फ 12 दिन बाद यानी 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत भेजते हुए लिखा, कश्मीर के महाराजा के लिए वक्त आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में नाकाम रहता है तो सबसे गंभीर संकट निश्चित रूप से सामने आएगा। इस चेतावनी ने महाराजा को चौकन्ना कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी चाहते थे कि कश्मीर भारत में विलय कर ले, लेकिन इससे एक दिक्कत थी, हैदराबाद जिसके निजाम भारत के बजाय पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे। ऐसे में भारत सरकार का सारा ध्यान उस वक्त हैदराबाद के निजाम पर था। सितंबर आते आते कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की शिकायतें आने लगी। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेज के कमांडर जनरल हेनरी लॉरेंस स्कॉट ने महाराजा हरि सिंह से कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कई सीक्रेट घुसपैठों की शिकायत की। महाराजा ने यह मुद्दा पाकिस्तान के साथ उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा यही आरोप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाते हुए जम्मू के हिंदुओं पर सियालकोट में घुसपैठ का आरोप लगा दिया। इस बीच 29 सितंबर 1947 को हरि सिंह ने दशकों से उनके विरोधी रहे और जम्मू कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक शख्सियत शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया। अब्दुल्ला मुस्लिम लीग और जिन्ना के रवैये से नाराज थे। रिहाई के बाद अब्दुल्ला ने जिन्ना के कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने के समर्थन की अपील ठुकरा दी थी। शुरू में अब्दुल्ला कश्मीर के भारत के साथ विलय के पक्ष में थे, लेकिन जेल से रिहा होते ही उन्होंने कश्मीर की आज़ादी की मांग रख दी। शेख अब्दुल्ला की जवाहरलाल नेहरू से अच्छी दोस्ती थी। कश्मीर के भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। हरि सिंह के साथ बिगड़ते संबंधों और जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के विरोधी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रिहाई से पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। फिर उसने जबरन कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से कबालियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया।
आधुनिक हथियारों से लैस और पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट कंट्रोल वाले करीब 2000 कबायली बसों से और पैदल कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंच गए। 22 अक्टूबर को कबालियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमा लिया और 26 अक्टूबर तक उड़ी और बारामूला उनके कब्जे में आ गया। पाकिस्तानी कबालियों ने बारामूला में जमकर हिंसा की। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक बारामूला में उस दौरान 11,000 लोगों की हत्याएं हुई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लेखक जाहिद चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा है, 3 दिनों तक हमलावरों ने गैर मुस्लिमों का नरसंहार किया और उनके घरों को लूटा और जला दिया। हजारों की तादाद में उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म हुआ और उनका अपहरण किया गया। शुरुआती इलाकों पर कब्जे के बाद वो श्रीनगर की ओर बढ़े, जहां महाराजा हरि सिंह मौजूद थे। महाराजा ने शुरू में तो पाकिस्तानी कबालियों का मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी सीमित सेना के बल पर कबालियों को रोक पाना बेहद मुश्किल है। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता की मांग की। 25 अक्टूबर को इंडियन डिफेंस कमेटी की मीटिंग में इस प्रपोजल पर विचार किया गया कि कश्मीर के भारत में विलय के बिना भारत को सेना नहीं भेजनी चाहिए। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ मौजूद थे। उसी दिन डिफेंस कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेक्रेटरी वीपी मेनन को कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए श्रीनगर भेजा। मेनन उसी दिन लौटे और कहा कि कश्मीर को हमलावरों से बचाने के लिए तुरंत सेना भेजनी चाहिए। इस बीच 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह सुरक्षित ठिकाने की तलाश में श्रीनगर से जम्मू आ गए। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि हरि सिंह अपने साथ 48 मिलिट्री ट्रकों में हीरे जवाहरात से लेकर पेंटिंग्स और कालीन गलीचे तक अपने सभी कीमती सामान लेकर आए थे। जम्मू पहुंचने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। इस विलय पत्र के क्लाज 4 में लिखा है, महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा की है। कश्मीर के भारत में विलय के अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से भारत ने अपनी सेना को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों से मुकाबले के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतार दिया। कुछ इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर भ्रम है कि आखिर महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर 26 अक्टूबर को साइन किए थे या 27 अक्टूबर को। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महाराजा हरि सिंह ने श्रीनगर छोड़ने से पहले ही यानी 25 अक्टूबर को ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे। वहीं कुछ का मानना है कि संभव है कि उन्होंने खत पर 27 अक्टूबर को दस्तखत किए हों, लेकिन तारीख एक दिन पहले यानी 26 अक्टूबर को डाली हो। कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के अगले कुछ ही दिनों में भारतीय फौजों ने पाकिस्तानियों को श्रीनगर में घुसने से रोकते हुए कश्मीर घाटी के बाहर धकेल दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को नहीं मानते हुए 1948 में खुले तौर पर कश्मीर से जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी। इस लड़ाई के कुछ महीनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में पाकिस्तान सेना की कार्रवाई को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी कबालियों के हमले के बाद 26 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर छोड़कर जम्मू पहुंचने पर महाराजा हरि सिंह ने कहा था, हम कश्मीर हार गए। महाराजा हरि सिंह इसके बाद सच में कभी वापस कश्मीर नहीं लौट पाए। आखिरकार यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ और दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा गया। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटी, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत का कब्जा रहा, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने
कब्जा बरकरार रखा, जिसे वो पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके कहता है। कश्मीर के एक और हिस्से को बाद में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था, जिसे चीन अक्साई चीन कहता है। 20 जून 1949 को महाराजा हरि सिंह को सत्ता से औपचारिक रूप से हटा दिया गया, जिसके बाद वह बंबई चले गए। बंबई जाने के बाद महाराजा हरि सिंह का जीवन लगभग गुमनामी में ही बीता। 26 अप्रैल 1961 को अब मुंबई में उनका निधन हो गया। महाराजा हरि सिंह के कश्मीर के विलय पर दुविधा को लेकर उनके बेटे और प्रसिद्ध राजनेता कर्ण सिंह ने अपनी आत्मकथा हेयर अप्रेंट में लिखा है, उस वक्त भारत में 4 प्रमुख शक्तियां थी और मेरे पिता यानी महाराजा हरि सिंह के संबंध उन सब से दुश्मनी भरे थे। एक तरफ अंग्रेज थे, लेकिन मेरे पिता देशभक्त थे, इसलिए अंग्रेजों से गुप्त सौदेबाजी नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर कांग्रेस थी, जिसके मेरे पिता से दुश्मनी की प्रमुख वजह नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती थी। फिर जिन्ना की अगुवाई वाली इंडियन मुस्लिम लीग भी, लेकिन मेरे पिता इतने हिंदू थे कि लीग के एग्रेसिव मुस्लिम सांप्रदायिक रुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और अंत में शेख अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिससे मेरे पिता के रिश्ते दशकों से दुश्मनी भरे थे, क्योंकि वह उन्हें अपनी सत्ता और डोगरा शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। अंत में जब फैसले की घड़ी आई तो ये सभी प्रभावशाली ताकतें उनके विरोध में खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भारत में विलय का फैसला करना पड़ा। मुझसे बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।